जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक। चिप्स तो आपने खाई होगी। क्या आपको पता है चिप्स किस से बनती है? चिप्स आलू से बनाई जाती है। और आलू कहाँ होते हैं? आलू खेत में होते हैं। तो इसका मतलब हमें पहले आलू की खेती करनी होगी। और खेती किस में आती है? खेती आती है प्राइमरी एक्टिविटीज में, अर्थात वो एक प्राथमिक व्यवसाय है। और जब आलू, अच्छे आलू, बढ़िया क्वालिटी के जो आलू है उनकी छंटनी करके फैक्ट्री में जब उनसे चिप्स बना ली जाती है और पैक करके बाज़ार में बेचा जाता है, और आपने देखा होगा उसके अंदर एक हवा भी भरी हुई होती है, वो होती है उसमें नाइट्रोजन गैस, ताकि वो चिप्स है वो लंबे टाइम तक खराब नहीं हो। तो आलू की खेती करके इस प्रकार चिप्स बनाकर बाज़ार में बेचने की जो ये सारा सिस्टम है, ये आता है सेकेंडरी एक्टिविटीज में। इनको कहा जाता है द्वितीयक व्यवसाय। इसी प्रकार आपने सॉस भी खाया होगा, जो हमें पता है टमाटर से बनता है। टमाटर एक प्राइमरी एक्टिविटीज है और उससे इस प्रकार सॉस बनाकर बाजार में पैकिंग करके बेचना वो सेकेंडरी एक्टिविटीज यानी द्वितीयक व्यवसाय होता है। इसी प्रकार आप देख सकते हो, चाहे आप कपास की बात करो, कपास एक प्राइमरी एक्टिविटीज है और कपास के रेशों से जब वस्त्र बनाकर, धागे बनाकर बाजार में बेचते हैं तो वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी व्यवसाय कहलाएगा। इसी प्रकार लो एसिड, क्योंकि खनन किस में आता है? खनन प्राइमरी एक्टिविटीज है। तो लो एसिड जब प्राप्त कर लेते हैं लेकिन उससे स्टील बनाकर और मशीनें, औजार बनाकर जब बेचा जाता है तो वो क्या होता है? द्वितीयक व्यवसाय होता है, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन होता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज कहलाती है। तो अब आप ये सोच सकते हो भी फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज कहते किसे हैं, यानी पारिभाषिक रूप से हम किसे सेकेंडरी एक्टिविटीज या द्वितीयक व्यवसाय है वो कह सकते हैं। तो अब हम इन उदाहरणों की सहायता से इसकी परिभाषा को समझते हैं। कि मशीनों व प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, तकनीक, मशीनों व प्रौद्योगिकी की सहायता से कच्चे माल का रूप बदलकर उपयोगी वस्तुएं बनाने की क्रिया है, उसको द्वितीयक व्यवसाय या द्वितीयक क्रियाएं कहा जाता है। और कच्चा माल किससे प्राप्त होता है? प्राइमरी एक्टिविटीज से प्राप्त होता है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज से जो प्राकृतिक संसाधन जो प्राप्त होते हैं, जब हम उनका रूप बदल देते हैं और कोई और उपयोगी चीज बना देते हैं तो उन्हें कहा जाता है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन कहा जाता है, द्वितीयक क्रियाएं कहा जाता है। और इसका सबसे फायदा क्या है? ये जो कच्चा माल, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, यानी उनका मूल्य बढ़ जाता है, यानी आप ज्यादा इनकम इससे कर सकते हो। तो प्राइमरी एक्टिविटीज तो मोस्टली किसके लिए होती है? जीवन निर्वाह के लिए ज्यादा करता है आदमी, और जब उसको व्यावसायिक तरीके से करता है तो फिर इस प्रकार से जो उद्योग होते हैं, जो इंडस्ट्रियां होती है, उनको बेचा जाता है और इंडस्ट्री वाले उनका रूप बदल देते हैं और उन्हीं की सहायता से कोई नई चीज बना देते हैं जिससे उनका मूल्य बढ़ जाता है। जैसे हमने आलू की चिप्स की बात की, तो पहले आलू का रेट क्या है और चिप्स का रेट अगर आप तुलनात्मक देखेंगे वजन के हिसाब से, आप देखेंगे भी चिप्स का रेट तो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो मूल्य है वो इसमें बढ़ जाता है इस प्रकार के कार्य करने से। अब आप ये समझे भी इसमें कौन कौन सी जो एक्टिविटीज हैं वो शामिल रहती है। तो नंबर 1 आता है इसमें विनिर्माण, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा आता है प्रसंस्करण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोसेसिंग। और तीसरा आता है निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन। तो 3 प्रकार के कार्य हैं वो द्वितीयक व्यवसाय में, द्वितीयक क्रियाओं में किए जाते हैं। एक विनिर्माण, एक प्रसंस्करण और एक निर्माण। विनिर्माण को लेकर हम पूरे अध्याय को अच्छे से समझेंगे। प्रसंस्करण की अगर हम बात करें, प्रोसेसिंग को अगर आप समझना चाहें तो आप ये इस प्रकार से समझ सकते हो भी जो अपने खाने की जो चीजें होती हैं, यानी खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ काम है इसके अंतर्गत। जैसे आप डेयरी प्रोडक्ट की बात करो,
भी जो पशुओं से हम दूध प्राप्त करते हैं, फिर उस दूध से पनीर बनाया जाता है, क्रीम बनाई जाती है, दूध के कई और प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो बाजार में बिकते हैं, पैकिंग के रूप में बिकते हैं और जो लंबे टाइम तक हम उनको यूज कर सकते हैं। तो वो उनका प्रोसेसिंग किया जाता है पहले और उसके बाद बाजार में उनको बेचा जाता है पैकिंग रूप में। चाहे खाने की चीजें आप बाजार से चाहे सेब का जूस लेके आए होंगे, जूस भी पैकिंग में आपको मिलता है। तो वो सारे कार्य किस में आते हैं? प्रोसेसिंग के अंतर्गत आते हैं। और निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, जैसे मकान बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, पुल बनाना है, तो कंस्ट्रक्शन का जो कार्य है वो भी रॉ मटेरियल से ही बनाया जाता है, जो प्राइमरी और जो एक्टिविटीज होती है उनसे प्राप्त होता है। तो वो सारे काम इस निर्माण में आते हैं। तो अब हम एक एक करके इनको समझें। जो मेन हमारा फोकस रहेगा वो यही है, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग। अब विनिर्माण का एक सामान्य अर्थ की बात करें तो स्टार्टिंग में तो विनिर्माण का मतलब यही रहा था कि हाथ से जब हम कोई और चीज बना देते हैं तो हाथ से बनी हुई चीजों को विनिर्माण कहा जाता था। लेकिन अब आपको पता है भी अब तो मशीनी युग है, तो मशीनों का इस्तेमाल हम ज्यादा करते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं इसके अर्थ में हाथ या मशीनों से वस्तुएं बनाना वो कहलाता है विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। अब हम समझते हैं भी इस विनिर्माण प्रक्रिया प्रोसेस की सामान्य विशेषताएं क्या है। जब हम विनिर्माण काम करते हैं, कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री या कारखाने की बात कर रहे हैं, तो उसकी खासियत क्या है। जब हमें कोई उद्योग लगाना है, फैक्ट्री लगानी है, तो उसके अंतर्गत कॉमन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री की स्थापना के लिए। तो इसमें सबसे पहले तो बात करें हम शक्ति का उपयोग किया जाता है। शक्ति मतलब पावर यानी बिजली। आधुनिक जो लाइट है वो इसके अंतर्गत अब चाहिए अपने को। दूसरा आता है इसके अंतर्गत मशीनरी का उपयोग। भी टेक्नोलॉजी का टाइम है तो मशीनें हमें ज्यादा चाहिए। फिर आता है मानक वस्तुओं का उत्पादन यानी स्टैंडर्ड चीज बनाइए, कोई यूं चलती फिरती चीज नहीं बनानी है भाई, बढ़िया क्वालिटी वाली चीज, स्टैंडर्ड जो चीजें हैं उनका प्रोडक्शन है वो इसके अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद सबसे प्रमुख बात है इसकी भी एक ही प्रकार की वस्तु उस इंडस्ट्री में बनाई जाती है और जो कि बहुत ही बड़े लेवल पर बनाई जाती है। और पांचवा, इस प्रकार की इंडस्ट्री में विनिर्माण के जो कार्य की हम बात करें उसके अंदर कुशल और विशिष्ट श्रमिक है उनके द्वारा ही कार्य किया जाता है। यानी उनके अंदर स्किल होनी चाहिए उस काम को करने के लिए। यूं नहीं अभी कोई भी आ गया और उसको वहां पर काम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जिस कार्य से संबंधित फैक्ट्री है उससे संबंधित उसके पास कोई विशेष डिप्लोमा है या डिप्लोमा नहीं है लेकिन उसके इतना एक्सपीरियंस है भी, उस कंपनी को उस व्यक्ति की जरूरत है, उस काम में वो बड़ा ही कुशल है, उसकी बड़ी खासियत है उस काम को करने के लिए, तभी उसको वहां पर कार्य है वो करने का मौका मिलता है। तो अब आप समझे होंगे भी ये 5 प्रमुख विशेषताएं हैं। आप कोई भी फैक्ट्री लगाएं, कोई इंडस्ट्री लगाएं, अर्थात विनिर्माण का प्रोसेस करने की 5 प्रमुख विशेषताएं, जिसमें हमने कहा एक तो शक्ति का उपयोग यानी लाइट, बिजली का इस्तेमाल होता है, इसमें मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें मानक वस्तुओं का प्रोडक्शन है वो किया जाता है और एक ही प्रकार की वस्तु का बड़े लेवल के ऊपर प्रोडक्शन है वो इसमें किया जाता है और कार्य है वो कुशल और विशिष्ट श्रमिकों के द्वारा किया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे भी किस प्रकार मशीनों और टेक्नोलॉजी की सहायता से कच्चे माल का रूप बदलकर जब वस्तुएं बनाई जाती है तो उसे हम द्वितीयक व्यवसाय या द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं, उससे उसका मूल्य बढ़ जाता है। इसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और कंस्ट्रक्शन को इसके अंतर्गत शामिल है वो किया है। तो ये तो हुई एक सामान्य बातें, ये भी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहती है। आप इन्हें नोट्स फोरम के अंदर इसी को उतारते रहा करो। मैं बीच में टाइम देता हूं स्क्रीनशॉट के लिए, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको उतार सकते हो या वीडियो को पॉज करके भी उतार सकते हो। अब आगे हम इसमें क्या समझें इस चैप्टर के अंतर्गत। अब अभी तो हमने कॉमन बात की, जब हम कोई फैक्ट्री लगाएं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करें तो कॉमनली हमें क्या चीजें हैं वो चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं आज के इस आधुनिक युग के अंतर्गत। जब आधुनिक युग की बात करें तो आधुनिक जो बड़े पैमाने पर जो विनिर्माण का कार्य किया जाता है उनकी क्या खासियत है।
अब ये नहीं है भी ये कोई अलग खासियत है और अब हम पढ़ रहे हैं वो कोई अलग है। आप जब इनको अच्छे से समझेंगे तो आपको पता चलेगा भी यही चीजें आपको अब यहाँ काम आने वाली है। और अब हम इन बातों को पढ़ेंगे एक टॉपिक के माध्यम से जिसका नाम है औद्योगिक विनिर्माण उद्योग की विशेषताएं। यहाँ हम बड़े लेवल पर जो इंडस्ट्रियां स्थापित रहती है, कारखाने जो स्थापित रहते हैं, उनकी जो खास बातें हैं उनकी बात कर रहे हैं और पॉइंटों के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, कौशल विशिष्टीकरण, यानी स्किल का स्पेशलाइजेशन हो जाना। कौशल विशिष्टीकरण है वो आज के आधुनिक विनिर्माण उद्योग की सबसे प्रमुख विशेषताएं हैं। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भी एक ही प्रकार की वस्तु का उत्पादन जब बड़े लेवल पर किया जाता है तो वो कौशल विशिष्टीकरण कहलाता है। तो इसके अंतर्गत प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो इनकम की संभावना भी ज्यादा रहती है। वही हमने कहा भी हाथ से बनी हुई वस्तुएं वो भी विनिर्माण में आती है, तो लेकिन हाथ से बनी हुई चीजों के अंतर्गत क्या होता है? टाइम ज्यादा लगता है, मेहनत ज्यादा लगती है। जितनी मेहनत करते हैं, जितनी लागत आती है, उतना हमें मूल्य है वो नहीं मिल पाता है। तो इसलिए यहां हम स्पेशली बात करते हैं भी जब एक ही प्रकार की वस्तु का प्रोडक्शन बड़े लेवल पर किया जाता है, जहां हम मशीनों के द्वारा ही इस कार्य को करते हैं, तो उसे कौशल विशिष्टीकरण कहा जाता है। एक ही प्रकार की वस्तु, इसका मतलब वहां जो भी श्रमिक, जो मजदूर है वो काम करेंगे, वो एक ही प्रकार की चीजों को बनाने में उसका इस्तेमाल, उस श्रमिक का इस्तेमाल है वो वहां पर किया जाता है। दूसरा आता है विशेषताओं के अंतर्गत यंत्रीकरण, यानी मशीनी बातें यहां आ जाएगी। तो किसे कहेंगे यंत्रीकरण? यानी जब इंडस्ट्री में कार्य के लिए मशीनों का इस्तेमाल होता है, तो काम के लिए मशीनों का इस्तेमाल करना वो क्या कहलाता है? यंत्रीकरण। और आपको अच्छे से पता है आजकल तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, आजकल तो लगभग काम कंप्यूटर की सहायता से होने लगे। और भी जो बड़े लेवल के, हाई लेवल के जो इंडस्ट्रियां हैं, वहां पर तो इंसान का काम अब रोबोट द्वारा भी किए जाना लग गया है। तो यानी रोबोट द्वारा भी कार्य है वो इसके अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं, तीसरा पॉइंट आता है विशेषताओं में, प्रौद्योगिकी है नवाचार। आप समझिए इसमें दो बातें हैं, प्रौद्योगिकी है, नवाचार। एक चीज तो हो ही गई भी जब हम इंडस्ट्री आज के टाइम में अगर स्थापित करेंगे तो टेक्नोलॉजी तो हमें आनी ही चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी, लेकिन यहां एक शब्द है इसके साथ, वो है नवाचार। ये कोई नया आचार नहीं है, नव प्लस आचार, नवाचार है ये, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनोवेशन। यानी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भी आपको नए नए इनोवेशन है, नए नए प्रयोग है वो करने हैं। और किस प्रकार के प्रयोग करने हैं, यानी इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल रह सकती है, उनको बात करते हैं। एक तो है भी शोध यानी रिसर्च, और विकसित तरीके से विनिर्माण की गुणवत्ता को कंट्रोल करना है। जो चीज आप बना रहे हो, विनिर्माण कर रहे हो, यानी इंडस्ट्री में कोई चीज बना रहे हो, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करना है। अच्छी क्वालिटी की चीजें आपको बनानी है, उसके लिए आपको निरंतर रिसर्च करते रहना है और एक डेवलप तरीके से, एक अच्छे तरीके से, एक अच्छी विधि से उस चीज की गुणवत्ता को बनाए रखना है। उसके साथ साथ जब इंडस्ट्री के अंदर आप कोई चीज़ बनाओगे तो रॉ मटेरियल भी बनेगा, जो इस प्रकार का जो वेस्ट जो मटेरियल है वो भी वहाँ प्राप्त हो जाएगा। काम की चीज़ तो आप बेच दोगे, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल है वो तो इन्वायरमेंट के लिए बहुत नुकसानदायक हो रहा है। तो हमें इस नवाचार में क्या करना है, उन अपशिष्टों का, जो वेस्ट मटेरियल है उनका भी निस्तारण करना है भी किस प्रकार से उनका जो फिनिश किया जाए उस चीज को, ताकि इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं हो। उसके साथ साथ पॉल्यूशन को यानी प्रदूषण को कम करने पर भी हमें काम करना है। और सबसे बड़ी बात, अदक्षता को समाप्त करना है। आप शब्द समझिए इस चीज को। हर सरकार, चाहे राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, आपने देखा होगा स्किल डेवलपमेंट पर खूब काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी हमेशा ये कहते हैं भी हम सबको रोजगार नहीं दे सकते, तो इसलिए आप पढ़ाई इस प्रकार की करो भी आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट हो, यानी किसी काम को करने की कोई विशेष योग्यता हो। कोई इस प्रकार का कोई कोर्स, डिप्लोमा आप कीजिए, ताकि अगर आपको सरकारी
जॉब नहीं मिले तो आप अपने दम के ऊपर कोई बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है वो स्थापित कर सकें, और खुद का जो मुनाफा है वो तो होगा ही होगा, और साथ में इस बात की खुशी भी होगी भी आप सैकड़ों हजारों लोगों को रोजगार देने के लायक भी हो जाओगे। तो मैं आप सब बच्चों को ये भी कहना चाहूँगा भी अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट कीजिए। जिस चीज़ में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आगे आपको फ्यूचर में उस चीज़ को सीखना है, या पढ़ाई के साथ साथ भी आप उस चीज़ को सीख सकते हो। क्योंकि अगर आप में स्किल नहीं होगा अर्थात दक्षता नहीं होगी तो आप बेरोजगारों की उस सूची में शामिल हो जाओगे, जो कि सूची लंबी होती जा रही है दिनों दिन। तो अदक्षता का मतलब है भी आप में किसी प्रकार की स्किल, किसी प्रकार का कौशल नहीं है, बस रट्टू तोते हो और जो सब कर रहे हैं उसी भेड़ चाल में आप हो, आप कोई उनसे हटकर नहीं हो। और अगर कोई कार्य आप जानते हो तो उसका का जो स्पेशलाइजेशन है वो आपके पास नहीं है, तो आप फिर नाकामयाब हो जाओगे, और बेरोजगारी में क्या हालत होती है आप अच्छे से समझते हो इस चीज़ को। तो प्रौद्योगिकी या नवाचार जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो उसके अंतर्गत शामिल रखते हैं, रिसर्च करते हैं, क्वालिटी मेंटेन करते हैं, जो वेस्टेज निकलता है उसको किसी प्रकार से उसका निस्तारण करने की कोशिश करेंगे, प्रदूषण को कम करने का प्रयास रहता है, और अदक्षता को भी समाप्त कर रहे हैं, भी स्किल डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं। भी स्किल जिन लोगों के पास है उन्हीं को रोजगार मिल रहा है। अब बात आती है, चौथा पॉइंट है अपना उस कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने का, वो है संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर है और उसका जो लेवल है उसकी बात यहाँ पर है। सबसे पहले तो आप समझिएगा, चाहे घर की बात कर लो, चाहे किसी इंडस्ट्री की बात कर लो, या किसी सरकार की बात कर लीजिए आप, मुख्यतः तीन तरह की चीजें इसमें होती है, तीन तरह के लोग होते हैं। एक तो अपर लोग, एक होते हैं मिडल, हम किसी काम या घर या सरकार के हिसाब से इस बात को समझ रहे हैं, और तीसरा है लोअर। अपर लेवल के जो लोग होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो किसी न किसी काम को करने की नीति बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। और जो मिडिल मैन होता है, जो मिडिल कर्मचारी जो होते हैं, मध्यस्थ जो कर्मचारी होते हैं, वो जो ऊपर बनी हुई नीतियां हैं उनको लागू करवाने का प्रयास करेंगे, इनकी जिम्मेदारी उनको लागू करवाना है। तीसरा, लो लेवल के जो कर्मचारी होते हैं वो उस काम को करते हैं, यानी काम को करने की जिम्मेदारी इनके पास होगी। तो आप अच्छे से समझिएगा इस चीज को भी, संगठनात्मक ढांचा और स्तरीकरण का मतलब क्या होता है। जब ये चीज समझ में आएगी तो थ्योरी में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अब देखिए, कुछ कर्मचारी होंगे जो पॉलिसी बनाएंगे, कुछ कर्मचारी होंगे जिनकी ड्यूटी है पॉलिसी को लागू करना, और कुछ नहीं, ज्यादा लोग वो होते हैं जो उस काम को पूर्ण करते हैं। और यही हर सरकार चाहती है, और यही हर फैक्ट्री का मालिक चाहता है, हर उद्योग का, कारखाने का मालिक चाहता है भी काम बढ़िया हो। तो यहां इस पॉइंट के अंदर हमें यह समझना है भी जो संगठन है, संगठन का काम होता है कार्य का बंटवारा करना। जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है सबसे पहले ये डिसाइड करती है भी हमें काम कौन सा करना है, यानी टारगेट क्या है, फिर उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से काम का बंटवारा कर दिया जाता है। अब आप समझेंगे भी ठीक है, काम भी डिसाइड हो गया भी ये करना है, और किसको क्या करना है ये भी डिसाइड हो गया भी कैसे करना है और उसका क्या रिजल्ट आएगा, यानी टारगेट पूरा हुआ या नहीं हुआ। ये चीजें तो आ गई संगठनात्मक ढांचे में। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी जान लीजिएगा, उस काम को करने के लिए जो चीजें चाहिए वो भी इसके अंदर ही आ जाती है। यानी आप समझिए इस चीज को भी, संगठनात्मक ढांचा और स्तरीकरण इसमें शामिल है। आधुनिक विनिर्माण की कौन सी चीजें इसके अंदर भी शामिल है, वही कुछ चीजें, वही जो हमने ऊपर पढ़ी है वही यहाँ शामिल हो जाएंगी। अब मैं यहाँ अलग क्यों बता रहा हूँ, चीज वही है, दोबारा क्यों बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार से सिर्फ एक ही पॉइंट पूछ लिया जाता है कि आधुनिक विनिर्माण उद्योग में संगठनात्मक ढांचा और स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं, या इसमें क्या चीजें शामिल रहती है, या सिर्फ ये पूछ लिया भी आधुनिक विनिर्माण की संगठनात्मक ढांचे के अनुसार क्या विशेषताएं होनी चाहिए।
क्योंकि यहाँ एक टीचर का क्या उद्देश्य रहता है, टीचर का ये रहता है भी ये पाठ्यक्रम जब आपके सिलेबस में जोड़ा गया है तो उसका उद्देश्य भी हम आपको बता सकें, और उसके साथ साथ क्योंकि आपको सिलेबस पूरा होने के बाद, आपका सेशन पूरा होने के बाद आपका एक एग्ज़ाम लिया जाता है, तो उस एग्ज़ाम के हिसाब से भी आप सब बच्चों को प्रिपेयर करना ये भी हमारी ही जिम्मेदारी होती है, और हम उसी काम को ईमानदारी से करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब संगठनात्मक ढांचे और स्तरीकरण को आप इस तरीके से समझ गए होंगे भी चीज़ें चाहिए और उन चीज़ों को लागू करने के लिए अलग अलग प्रकार के अधिकारी कर्मचारी है वो होते हैं, कुछ बड़े लेवल पर होते हैं, कुछ मिडिल लेवल पर, कुछ लोअर लेवल पर जो श्रमिक होते हैं। अब इसको हम पॉइंट के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो संगठनात्मक ढांचा और स्तरीकरण में शामिल चीज़ें क्या है, क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1 है कि जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र यानी टेक्निकल जो मशीनें हैं, वो कॉम्प्लेक्स जो आजकल जटिल मशीनें आ गई वो चीज़ें यूज की जाती है, अधिक पूंजी है उसकी भी व्यवस्था की जाती है, और विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन, ये श्रम विभाजन मतलब काम का बंटवारा, और विशिष्टीकरण यानी स्पेशलाइजेशन, किसी स्पेशल चीज को ही बनाया जाएगा। विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन से कम प्रयास से और कम लागत से अधिक उत्पादन करना होता है भी, हमारी जो मेहनत है वो भी कम लगे और हमारी लागत है, खर्चा है वो भी कम आए, लेकिन प्रोडक्शन क्या हो, ज्यादा हो। तो इसके लिए विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन है वो किया जाता है। घर में भी आप देखिएगा, घर का जो कोई मुखिया होता है, चाहे वो दादाजी हो पिताजी हो, वो डिसीजन लेते हैं भी हमें हमारी फैमिली को इस प्रकार से चलाना है, वो हमें दिशा निर्देश देते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करते हैं। तो वो क्या कहलाता है, काम का बंटवारा। और जिस घर के अंदर भी ये व्यवस्था नहीं होगी वहाँ की व्यवस्था हमेशा लड़खड़ाती हुई रहेगी, यानी दूसरों को अंगुली उठाने का मौका मिल जाएगा। तो जो घर की बातें हैं वही फैक्ट्रियों में, वही सरकार को चलाने में। आप समझिएगा, सिर्फ ये किताबी बात नहीं है, ये चीज़ें हमारे जीवन से ही जुड़ी हुई है। तो जब आप जीवन से जोड़कर, अपने लाइफस्टाइल से जोड़कर इन चीज़ों को समझेंगे तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा और हमेशा ये चीज़ें याद रहेगी और लाइफ में ये चीज़ें काम भी आएगी। उसके बाद है कि बड़े संगठन के स्तर होते हैं भी, वही हो गया अपर मिडल लोअर, इस प्रकार श्रम विभाजन की जो बातें, और प्रशासकीय अधिकारी वर्ग द्वारा कार्य का संचालन, वही सारा भी कर्मचारियों के माध्यम से सरकार है वो अपने सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से काम को है वो संपन्न है वो करती है। इसके अलावा एक पॉइंट और है अनियमित भौगोलिक वितरण का। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए और उसके बाद इसके अगले पॉइंट को भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आधुनिक विनिर्माण उद्योग की विशेषताओं की कड़ी में एक और पॉइंट जिसका नाम है अनियमित भौगोलिक वितरण। अगर आप इसको पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो ये कोई खासियत नहीं बन रही है, लेकिन खासियत बन सकती है ये अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो समझिएगा पहले तो कि अनियमित भौगोलिक वितरण, इसका मतलब क्या है। हम पढ़ रहे हैं उद्योग, तो इसका मतलब ये है कि ये जो उद्योग हैं वो स्थल के कुल भाग के 10% से भी कम क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी 90% के ऊपर तो उद्योग है ही नहीं। तो पूरी दुनिया की बात करें तो लगभग 10% या 10 से भी कुछ कम एरिया के अंदर ही उद्योग हैं वो स्थापित हैं। और जिन देशों के अंदर या जिन क्षेत्रों में ये उद्योग स्थापित है वो तो अपने आप को राजा मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो डेवलप कंट्री, क्योंकि द्वितीय क्रियाओं से वो देश है वो एक विकसित कंट्री बन जाता है। तो उसकी वजह से दुनिया में आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि की बात करें तो उसका वर्चस्व चलता है। जैसे आज बात करें तो अमेरिका इसी दम पर बहुत आगे हमसे जा चुका है और दुनिया में उसका डंका बजता है। तो जो देश विकसित होगा वो देश आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भी मजबूत होगा, क्योंकि उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाएगी। और अब एक चीज हमने ये तो जान लिया भी, इसका जो वितरण है उद्योगों का वो एक समान नहीं है और बहुत ही कम क्षेत्र में है। जैसे एक उदाहरण करें भी, खेती की बात करें तो खेती पर हमारा पूरा परिवार लगा रहता है। अगर आपके पास 10 एकड़ जमीन है, 10 बीघा जमीन है, तो घर के पूरे मेंबर है वो लगे रहते हैं या मजदूर वहां पर लगे रहते हैं। सोच के देखिएगा, अगर उस 10 बीघा में
अगर 10 के 10 बीघा में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगा दी जाए तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। ये है इस पॉइंट का मतलब। इस मुद्दे पर आना चाहता है ये पॉइंट भी। अनियमित भौगोलिक वितरण डायरेक्ट देखेंगे तो यार ये खासियत कैसे हुई, नहीं लग रही, लेकिन ये कहना ये चाहता है ये पॉइंट भी, कम एरिया में जहां पे एग्रीकल्चर कर रहे हो, अगर उतनी सी जगह में अगर इंडस्ट्री लगा दी जाए तो उस जगह में रोजगार है वो लोगों को बहुत ही ज्यादा मिलेगा। तो कम विस्तार है लेकिन फिर भी इसके जो रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो अत्यधिक रहती है। तो अब आप समझ गए होंगे इन पॉइंटों के माध्यम से भी, बड़े लेवल पर जब आधुनिक इंडस्ट्री स्थापित की जाती है तो उनकी कौन सी 5 प्रमुख जो विशेषताएं हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। और अगले वीडियो सेशन में हम उद्योगों को स्थापित करने के लिए किन जो कारक होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं उनके ऊपर बात करेंगे, और साथ में ही स्वच्छंद उद्योग को अच्छे से समझेंगे। चलिएगा फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।